हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पाचन तंत्र चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसकी हमने 4 क्लासें ले ली थी और आज इसकी 5वीं क्लास है। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया पाचन तंत्र, तो इस चैप्टर के अंदर हमको क्या पढ़ना था। तो शुरुआत में हमने जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। पहले भाग में हम इसकी पाचक आहार नाल पढ़ते हैं और दूसरे भाग में हम इसकी पाचक ग्रंथियाँ पढ़ते हैं। तो हमने पहले आहार नाल पढ़ा। अब इस आहार नाल में क्या पढ़ा, तो आहार नाल के अलग अलग हिस्सों को पढ़ा। मुख, मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, इस तरह से लेकर आहार नाल के जितने भी हिस्से थे सबको हमने डिटेल से जाना। इसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद हमको पढ़ना था पाचक ग्रंथियाँ। तो ये पाचक ग्रंथियाँ क्या थी कि जो पाचन में मदद कर रही थी, उन ग्रंथियों को हमने क्या बोल दिया, पाचक ग्रंथियाँ। और कौन सी थी ये पाचक ग्रंथियाँ, तो ये पाचक ग्रंथियों के बारे में दोस्तों हमने एक बात जानी थी कि ये पाचक ग्रंथियाँ 5 थी। कौन कौन सी थी, मुख के अंदर जो थी वो लार ग्रंथियाँ, ये पाचन में मदद कर रही थी। फिर आमाशय में जठर ग्रंथियाँ, उसके बाद हमने आगे जो है आग्नेयशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, और इनके नाम कुछ लिए थे। तो इन पाचक ग्रंथियों का डिटेल जो था, इनका अध्ययन हमने स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लार ग्रंथि, है ना। तो लार ग्रंथियों के बारे में क्या जाना था कि लार ग्रंथियाँ जो होती है ये 3 जोड़ी होती है, यानी टोटल संख्या में कितनी होती, 6। और कौन कौन सी होती है, तो आपको बताया था पेरोटिड होती है, जिसको कर्णपूर्व लार ग्रंथि बोला जाता है। उसके बाद सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी जिसको बोला जाता है, ये होती है। इसके बाद सब लिंगुअल बोला जाता है, एक जोड़ी वो ग्रंथि होती है। तो टोटल इस तरह से 6 लार ग्रंथियाँ हो गई थी। फिर इन लार ग्रंथियों की नलिकाओं का क्या नाम था, ये भी हमने जाना था। फिर इससे संबंधित कुछ रोचक तथ्य भी जाने थे। इसके बाद लार ग्रंथियों के बाद हमने जठर ग्रंथियों को आरंभ कर दिया था और जठर ग्रंथियाँ डिटेल से पढ़ा था। तो आमाशय के किस हिस्से में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, किससे क्या एंजाइम निकलते हैं, किसका का विशेष नाम होता है, कौन HCl निकाल रही है, कौन नेजकारक निकाल रही है, कौन प्रोएंजाइम निकाल रही है, इन सारों का डिटेल से हमने अध्ययन कर लिया था। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसको भी हमने जान लिया था। इतना जानने के बाद अब आगे की तरफ हमको बढ़ना है और आगे की ग्रंथि कंटिन्यू करनी है। तो आज हमें कौन सी ग्रंथि पढ़नी है, तो इसके बाद हमको ग्रंथि पढ़नी होती है आग्नेयशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, आग्नेयशय ग्रंथि, जिसको पेनक्रियास ग्लैंड बोलते हैं, या इसको मिश्रित ग्रंथि, या इसको स्वीट ग्लैंड यानी कि मीठी ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही रोचक जानकारियाँ इसके बारे में हम हासिल करते हैं। तो देखो आग्नेयशय ग्रंथि होती क्या है, तो देखना जैसे आमाशय है, आमाशय के बाद छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, और छोटी आंत का पहला भाग जो होता है उसको ग्रहणी कहा जाता है। तो ग्रहणी एक सी आकार बनाती है, अल्फाबेट में कौन सा, सी आकार। उस सी आकार के अंदर की तरफ जो खाली हिस्सा होता है, उस हिस्से में आग्नेयशय ग्रंथि पाई जाती है। जैसे आप ये चित्र में देख सकते हो, इस चित्र के अंदर ये वाला हिस्सा आमाशय है। क्या है ये, आमाशय। ये ग्रहणी है, ये चीज़ क्या है, ग्रहणी। और ग्रहणी जो सी आकार बना रही है, इसके अंदर ये मध्य में जो ये दिख रही है आपको, ये आपकी पेनक्रियाज है। क्या है ये, पेनक्रियाज, यानी कि आग्नेयशय ग्रंथि। तो देख सकते हैं जैसे ये आमाशय है, तो आमाशय की नीचे की साइड में जो है पेनक्रियाज या आग्नेयशय ग्रंथि पाई जाती है। ये इसके बारे में जानकारी थी। दूसरी है मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि, मिश्रित। दोस्तों, जिस दिन हम ग्रंथियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला, उस दिन हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जो ग्रंथियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि। इसके अलावा तीसरा प्रकार और बताया जाता है मिश्रित ग्रंथि, यानी जो ग्रंथि अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। अभी क्या फ़र्क होता है अंतःस्रावी बहिस्रावी में, तो वो ग्रंथियाँ जो हार्मोन बनाती है और सीधा ब्लड के अंदर उनको छोड़ देती है, यानी उनमें डक्ट, नलिकाएं नहीं पाई जाती, वो ग्रंथियाँ अंतःस्रावी होती है। जबकि जो नलिकाएं एंजाइम वगैरह बनाती है और किसी विशेष नलिका के माध्यम से उनको छोड़ती है, तो उसको अपन बहिस्रावी कहते हैं। तो सीधा रक्त में छोड़ रही तो अंतःस्रावी, और रक्त में न छोड़कर नलिका के माध्यम में छोड़ रही तो बहिस्रावी। लेकिन कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती है जिनमें अंतःस्रावी के गुण भी होते हैं और बहिस्रावी के गुण भी होते हैं। उन ग्रंथियों को दोस्तों हम मिश्रित ग्रंथि कह देते हैं। तो आग्नेयशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, यानी कुछ हिस्सा इसका अंतःस्रावी होता है और कुछ हिस्सा इसका बहिस्रावी होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये आग्नेयशय ग्रंथि है, ये पत्ती के आकार की होती है ना। यहाँ से ये नली निकल रही है, इस नली के माध्यम से अपना स्राव छोड़ रही है। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो है आग्नेयशय ग्रंथि जो होती है ये नलिका के माध्यम से अपना स्राव छोड़ती है, तो इसका मतलब बहिस्रावी भी हो गया। कुछ हिस्सा इसका अंतःस्रावी भी होता है। अब वो अंतःस्रावी कैसे, वो भी अपन जानते हैं। तो आइए इसको डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं। आग्नेयशय ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। आग्नेयशय ग्रंथि को कितने भागों में बांटते हैं अपन, 2 भागों में। एक इसका होता है बहिस्रावी भाग और एक इसका होता है अंतःस्रावी भाग। जो बहिस्रावी भाग होता है वो 91 से लेकर के 99% होता है, और जो अंतःस्रावी भाग होता है वो 1 से लेकर के 2% है। तो आप खुद सोच सकते हो कि अंतःस्रावी भाग ज़्यादा होता है कि बहिस्रावी भाग ज़्यादा होता है। तो दोस्तों सामने आती है बात निकल के कि इसका बहिस्रावी भाग ज़्यादा होता है। और जानते थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। देखना, ये जो आग्नेयशय ग्रंथि है, इस आग्नेयशय ग्रंथि का जो बहिस्रावी भाग है, इस बहिस्रावी भाग को एसिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
एसिनी। ये आपको याद रखना है, अग्न्याशय ग्रंथि के बहिस्रावी भाग को क्या कहा जाता है? एसिनी कहा जाता है। यहाँ से रस निकलता है पाचक रस, उसको अग्न्याशयी रस कहते हैं। कौन सा रस? अग्न्याशयी रस। तो एक क्वेश्चन और आपको कंप्लीट हो गया। अग्न्याशयी रस कहाँ से निकलता है? अग्न्याशयी ग्रंथि से। किस हिस्से से निकलता है? एसिनी भाग से निकलता है। किससे? एसिनी। यहाँ पर आगे एक आई और है जो इस गोले में दिखाई नहीं दे रहा है, एसिनी। ओके ओके, अब ध्यान रखना अग्न्याशयी रस के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये आपको हमेशा याद रखनी है। बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर मिल जाते हैं। अग्न्याशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस। देखो एक पढ़ेंगे हम पित्त रस। ओके, पित्त रस को मिथ्या पाचक रस कहते हैं और अग्न्याशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि अग्न्याशयी रस को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। चाहे तो याद रखने के लिए इसके पास बबलू बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, अग्न्याशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब सवाल आता है इसको पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब है कि ये जो होता है अग्न्याशयी रस, आप खाना खाते हो, खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हो, उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? ये पचा लेता है। यानी ये खाने में आप जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो उस कार्बोहाइड्रेट को पचा लेता है। प्लस आप खाने में जो प्रोटीन ले रहे हो उस प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम भी इसके अंदर होते हैं। प्लस खाने में आप जो फैट यानी कि वसा ले रहे हो उस वसा को पचाने वाले एंजाइम भी इसके अंदर होते हैं। कहने का मतलब ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी को पचा लेता है और सभी को पचा लेता है। इसी आधार पर इसको क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो क्लियर हो गया फंडा, अग्न्याशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को पचाने वाले एंजाइम अपने अंदर रखता है। ओके, इसके बहिस्रावी भाग की बात करते हैं। तो इसके बहिस्रावी भाग में जो होती है ना, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है। क्या होती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। अब समझना है क्या चीज़ है। आपने समुद्र देखा होगा, उस समुद्र के अंदर कहीं कहीं पर टापू होते हैं। ओके, तो समुद्र में पानी वाला हिस्सा ज़्यादा और टापू वाला हिस्सा कम। तुलना करो अग्न्याशयी ग्रंथि से। 98 से 99% हिस्सा कैसा होता है? बहिस्रावी। इसकी तुलना समुद्र से कर लो। 1 से 2% हिस्सा कैसा है? अंतःस्रावी। तो इसकी तुलना अपन टापू से कर दें। तो इन टापू, जैसे समुद्र में टापू है वैसे ही बहिस्रावी के बीच में कैसे भाग है? अंतःस्रावी भाग। तो इनकी जो है इनकी खोज या डिस्कवरी, इनके ऊपर काम जो होता है लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इनको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। ओके, अभी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बात करें तो इनमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? जैसे इसके अंदर आपको अल्फा सेल्स यानी कि अल्फा कोशिकाएं मिलेगी, इसके अंदर आपको बीटा सेल्स यानी कि बीटा कोशिकाएं मिलेगी, और इसके अंदर आपको डेल्टा सेल्स, गामा नहीं है बेटा, डेल्टा है ना, डेल्टा सेल्स या डेल्टा कोशिकाएं मिलेगी। तो इसके अंदर आपको अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं देखने को मिल सकती है। ओके, और बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखना अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाओं से क्या निकलता है? यहाँ से ग्लूकेगोन निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकेगोन हार्मोन। कहाँ से निकलता है? अल्फा कोशिकाओं से। इंपॉर्टेंट। दूसरा, बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है? एक हार्मोन होता है इंसुलिन। क्या नाम होता है? इंसुलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? बीटा कोशिकाओं से निकलता है। किससे निकलता है दोस्तों? बीटा कोशिकाओं से। डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। क्या निकलता है? सोमेटोस्टेटिन। हालांकि सोमेटोस्टेटिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। पटवारी का जो लास्ट पेपर हुआ था प्री वाला, उस प्री पेपर में क्वेश्चन था इंसुलिन कहाँ से निकलता है? आंसर था बीटा कोशिकाओं से निकलता है। तो पटवारी में तो एक बार ये क्वेश्चन आ ही चुका है, आपको ध्यान रखना है। अब अल्फा का भी आ सकता है किसी एग्जाम में। तो अल्फा कोशिकाओं से क्या निकलता है? ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है, और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। भूलोगे तो नहीं, अल्फा और बीटा ध्यान रखना है, डेल्टा का ध्यान नहीं रखना है। इस पर क्वेश्चन नहीं बनते, और बाई चांस आ भी गया तो आप डेल्टा, सोमेटोस्टेटिन वैसे टिक कर लोगे अगर एक बार पढ़ रखा है तो। अल्फा और बीटा में कंफ्यूज हो गए, कल को जब क्वेश्चन सामने आएगा तो ये याद नहीं रहेगा कि अल्फा से इंसुलिन निकल रहा है कि बीटा से। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद रखने के लिए। ट्रिक, ओके, हाँ, इशू सर की ट्रिक है ना, ध्यान रखना। क्या ट्रिक है? सुनना। आप खेत मापते हो तो उनको मापने के लिए जैसे आप जो पैमाना यूज़ करते हो, बीघा सुना होगा, बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, इस तरह से ना। तो आपको याद रखना है बीघा। क्या याद रखना है? बीघा, BIGA। ओके, बीघा याद रख लोगे। इतना बीघा याद रखा आपने। अब ध्यान रखना, बी से आपको याद रखना है बीटा कोशिका। क्या याद रखना है? बीटा सेल या बीटा कोशिका। और बीटा कोशिका क्या निकालती है? बी के पास में क्या रहा है? आई, यानी कि इंसुलिन। ओके, ए से आपको याद रखना है अल्फा सेल यानी कि अल्फा कोशिका, और अल्फा कोशिका क्या निकाल रही है? ग्लूकेगोन। जी का मतलब क्या है? ग्लूकेगोन। तो बीघा याद रख लिया। बी के पास में आई यानी बीटा कोशिका क्या निकाल रही है? इंसुलिन। और अल्फा के पास में जी यानी कि अल्फा क्या निकाल रही है? ग्लूकेगोन। कंफ्यूज मत होना, इसको ध्यान से समझना। बीघा, बीटा से इंसुलिन और अल्फा से ग्लूकेगोन। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है। चाहो तो बड़ा वाला बबलू बना लो इसके पास हंसता हुआ। ओके, ये हो गई आपकी अग्न्याशयी ग्रंथि। अब ये अग्न्याशयी रस है, कैसे काम करता है तो ये अपन जानेंगे इसकी क्रियाविधि के अंदर। आगे बढ़ते हैं,
थोड़े से आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं अग्न्याशय ग्रंथि के बाद। नेक्स्ट अपन को बात करनी है यकृत ग्रंथि की। ओके, यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि को हिपेटिक ग्लैंड भी कहा जाता है, या जिसको आप लीवर के नाम से भी जानते हो, लीवर है ना, ऐसे साधारण बोलचाल में बोलते हैं ना, जैसे जिगर। तो जिगर जिस शब्द का प्रयोग करता है उसका अर्थ किसके लिए प्रयोग करता है, वो यकृत के लिए प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। ओके, देखो यकृत का डायग्राम आपको दिखाता हूँ। वैसे तो होता कहाँ है, यहाँ पर आपके ग्रास नाल है, फिर आमाशय है, और फिर आते स्टार्ट हो रही है। तो इधर तो आपका आमाशय है, और किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, आपका यकृत होता है। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये वाला हिस्सा जो आप रेड से दिखाते हैं, ये वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा तो क्या है, आमाशय है, और इसके इधर क्या है, ये वाला हिस्सा, ये आपका यकृत है। और यहाँ पर एक डायफ्राम होता है, और डायफ्राम क्या करता है, इधर आपके ऊपर फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों को निचले हिस्सों से अलग रखता है। ओके, तो आपको पता चल गया कहाँ पर होता है ये यकृत, ये राइट हैंड साइड में होता है। कहाँ पर होता है, राइट हैंड साइड में। ओके, दाईं ओर होता है हमारे शरीर के अंदर। यकृत के बारे में एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात एक और देखो, इसका एक्चुअल डायग्राम दिखाता हूँ। ये तो बॉडी के अंदर आपको सही से नजर नहीं आ रहा, ये ऐसा दिख रहा है यकृत। कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको सही से। ये रहा आमाशय, आमाशय, और आमाशय के सामने अपोजिट साइड में क्या होता है, ये यकृत है। अच्छा, मैंने आपको बताया था आमाशय के बाद ग्रहणी स्टार्ट हो जाती है, तो ये छोटी आंत है। तो छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है वो ग्रहणी है। अब देखना, ग्रहणी और ग्रहणी का जो सी आकार होता है, उसके बीच में ये ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, जिसको मैंने कलर कर दिया इस तरह से। ये ग्रंथि कौन सी, अग्न्याशय ग्रंथि। तो इस डायग्राम में आप सारे ही देख सकते हो। जैसे ये जो नजर आ रहा है, ये पित्ताशय है, ये यकृत है, ये आमाशय है, ये आपकी अग्न्याशय ग्रंथि है, और फिर आपकी ग्रहणी स्टार्ट हो गई, और फिर छोटी आंत, और यहाँ पर आकर छोटी आंत बड़ी आंत एक हो जाती है, ये बड़ी आंत, और फिर लास्ट में ये मलाशय, और फिर गुदा। ओके, तो आपको यकृत के बारे में इतनी चीज़ समझ में आ गई। और बात करूँ जरा यकृत की, सुनना, थोड़ी बात और करते हैं यकृत की। ये जो यकृत आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना, ये यकृत है, ये द्विपालित है। यकृत कैसा होता है, द्विपालित। द्विपालित का मतलब कितनी पालियों में बटा होता है, 2 पालियों में। आपको दिख रहा है ये लाइन दिख रही है ना, इससे 2 पालियों में बटा हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब यकृत में कितनी पालियाँ होती है, 2। एक तो ये जो पालियाँ होती है ना, इनको यकृत पालियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत पालियाँ, या फिर हिपेटिक लोब। तो ये हिपेटिक लोब है। क्या है ये, हिपेटिक लोब। HL लिख रहा हूँ मतलब हिपेटिक लोब, ये भी HL लिख रहा हूँ मतलब हिपेटिक लोब। ओके, हिपेटिक लोब। ये लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको लेफ्ट हिपेटिक लोब कहते हैं, और ये राइट हैंड साइड में तो इसको राइट हिपेटिक लोब कहते हैं। यानी कि यकृत जो होता है वो 2 पालियों में बटा होता है, दाईं यकृत पाली और बाईं यकृत पाली, यानी कि राइट हिपेटिक लोब, यानी कि RHL, और लेफ्ट हिपेटिक लोब। ओके, एक और बात बताओ, ये यकृत पालियों में किसी भी एक पाली की बात करो तो इनके अंदर वापस छोटी छोटी पालिकाएं होती है, जिनको हिपेटिक लोब्यूल कहा जाता है। पालिकाएं, यकृत पालिकाएं। तो समझना, यकृत कितनी पालियों से बना हुआ, 2 पालियों से, जिनको क्या कहते हैं, यकृत पाली। क्या कहते हैं, यकृत पाली, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हिपेटिक लोब बोलते हैं। ओके, हिपेटिक लोब, यकृत पाली या हिपेटिक लोब। अब ये जो यकृत पालियाँ होती है, ये छोटी छोटी अनेक यकृत पालिकाओं की बनी होती है। तो ये किससे बनी होती है, यकृत पालिकाओं की। यकृत पालिका, जिसको इंग्लिश में हिपेटिक लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपेटिक लोब्यूल। ओके, तो आपको समझ में आ गया यकृत की 2 पालियाँ, और उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी पालियाँ होती हैं, जिनको हिपेटिक लोब्यूल कहते हैं। एक और बात ध्यान रखना, यकृत के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको अपन कुफ्फर कोशिकाएं कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं, कुफ्फर कोशिकाएं। कुफ्फर कोशिका, ये कुफ्फर कोशिका क्या करती है, ये आरबीसी का भक्षण करती है। किसका भक्षण, आरबीसी का भक्षण करती है। यानी आपको पता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। तो जब आरबीसी 120 दिन अपना जीवन काल पूरा कर लेती है, उसके बाद क्या होता है, ये यकृत में जाती है, और यकृत में इनको नष्ट कर दिया जाता है, और इनका जो हीमोग्लोबिन होता है, इससे आगे वर्णक वगैरह बनाए जाते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया आरबीसी का नष्ट करने का काम कौन कर रहा है, यकृत। ध्यान रखना। अब देखना, प्रारंभिक अवस्था जो होती है, उस प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, ये जो यकृत होता है, ये यकृत आपके रक्त का निर्माण कर रहा था। पता है, मैंने जब आपको रक्त का निर्माण पढ़ाया था उसमें समझाया था। तो प्रारंभिक अवस्था, भ्रूणावस्था में तो यकृत किसका निर्माण करता है, रक्त का, और बाद में क्या करता है, ये आरबीसी को नष्ट करता है। तो पहले तो आरबीसी का निर्माण कर रहा है, यानी कि यकृत जो होता है प्रारंभ में तो हीमोपोएटिक, कैसा अंग होता है, हीमोपोएटिक अंग। हीमोपोएटिक अंग किसको बोलते हैं, जो आरबीसी का निर्माण करते हैं ना, या रक्त का निर्माण करते हैं। तो प्रारंभ में तो जो होता है यकृत हीमोपोएटिक अंग होता है, यानी कि रक्त का निर्माण करने वाला होता है, और बाद में क्या होता है, ये हीमोलाइटिक अंग होता है। हीमोलाइटिक,
हीमोलाइटिक का मतलब रक्त को नष्ट करने वाला। तो ध्यान रखना यकृत के बारे में इंपॉर्टेंट बात, प्रारंभ में जो यकृत होता है ये प्रारंभ में तो हीमोपोइटिक अंग का काम करता है और बाद में कैसा करता है, हीमोलाइटिक अंग की तरह काम करता है, यानी रक्त को नष्ट करने का काम। जैसे नहीं कि खून की कमी कर देगा, ऐसा नहीं है, बस 120 दिन जीवन काल पूरा हुआ तो उसके बाद आरबीसी वगैरह को नष्ट करना ही उसका काम होता है, आरबीसी का भक्षण। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी का भक्षण कौन सी कोशिकाएं करती है, तो ये कुपर कोशिका होती है, याद रखना विशेष रूप से। और आगे बढ़ते हैं, चलो यकृत की और बातें करते हैं। यकृत के बारे में एक बात और आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यकृत के अंदर है ना एक निवाहिका तंत्र पाया जाता है। निवाहिका तंत्र जो होता है ना, यकृत निवाहिका तंत्र, ये निवाहिका तंत्र एक विशिष्ट संरचना होती है जो मैं आपको यहाँ नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये जो आपके ब्लड का सर्कुलेशन है ना उससे संबंधित है। तो आप ध्यान रखना, मैं आपको जिस दिन ब्लड पढ़ाऊंगा उस दिन मैं आपको जरूर यकृत निवाहिका तंत्र के बारे में बताऊंगा, तो उस दिन के लिए आप याद रख सकते हो कि यकृत में यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। मनुष्य की बात करें हमारे अंदर, है ना, और उच्च जीवधारियों के अंदर देखना। और यकृत के बारे में अपन बात करते हैं क्या काम करता है, तो यकृत जो होता है ये निराविषीकरण का काम करता है। क्या काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि निराविषीकरण, निराविषीकरण। ये निराविषीकरण क्या चीज़ होती है दोस्तों, सुनना, आपने खाना खाया तो बहुत बार क्या होता है कि खाने में कुछ टॉक्सिक्स होते हैं, कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं अपन, क्योंकि अपने अंदर जो भोजन में विषाक्त पदार्थ होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। हमारे शरीर में भी निरंतर विष का निर्माण होता है, निरंतर, आजकल हो गया परसों गया, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम बाद हो रहा है, निरंतर डेली जब भी हम खा रहे हैं तब विष का निर्माण हो रहा है। कैसे, आप खाने में खाना खाते तो प्रोटीन तो लेते हो, चाहे दाल खा ले कुछ खा ले, प्रोटीन तो अगर आप संतुलित आहार ले रहे हो तो प्रोटीन तो लेना है। तो जो प्रोटीन होता है ना वो एमिनो एसिड से बना होता है और एमिनो एसिड के अपघटन से अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया। तो हमेशा आपने प्रोटीन खाया, इसका मतलब आपके शरीर में क्या बना, अमोनिया, जिसका सूत्र क्या है, NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। तो आपके शरीर में अमोनिया बनता है, ध्यान रखना, हमेशा अमोनिया बनता है। और अमोनिया एक विषैला पदार्थ है। कैसा, ये विषैला, ध्यान रखना, अमोनिया कैसा पदार्थ है, विषैला पदार्थ है। तो आपके शरीर में अमोनिया बना, इस मतलब एक तरह से क्या बन गया, विष बन गया। कभी भी शरीर में अमोनिया मौजूद नहीं रहता है, क्योंकि जैसे अमोनिया बनता है इस अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। किसमें, यूरिया में। तो ये तो विषैला पदार्थ है और ये भी है तो विषैला लेकिन कम हानिकारक है। किसकी तुलना में, अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक है। अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक पदार्थ यूरिया। तो ये बदलने का काम कौन कर रहा है, ये काम यकृत करता है। ओके, यकृत के अंदर ऐसी आर होती है वो करती है विशेष रूप से, लेकिन आपको यकृत ध्यान रखना है। ओके, तो ध्यान रखना यकृत का काम क्या हो गया कि कम हानिकारक अधिक हानिकारक पदार्थ होता है अमोनिया, उसको कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। फिर इस यूरिया का क्या होता है, इस यूरिया को हम मूत्र के जरिए बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, अमोनिया को यूरिया में बदलने का एक चक्र होता है जिसको ऑर्निथिन चक्र कहते हैं, जिसको मैं आपको डिटेल से किडनी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो आपको यकृत का एक और काम पता चल गया। एक और काम बताता हूँ यकृत का, ये कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय मतलब एक दिन मैंने आपको बताया था, जो आप खाना खाते हो, अगर ये खाना आप खा रहे हो और आपके अंदर ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो गया तो उस कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में आपके लीवर में होता है। तो इसका मतलब ग्लाइकोजन का संचय हो रहा है। तो ग्लाइकोजन बन किससे रहा है, ग्लूकोज से बनता है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, और कभी कभी शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई, भूख लग रही है, फिर आप थोड़ी देर बाद देखते हो अचानक भूख मर जाती है, तो वो क्या हुआ, जो ग्लाइकोजन स्टोर था वो टूट कर वापस क्या बन जाता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनना और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज बनना, ये कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचय है ये कौन नियमित कर रहा है, ये यकृत के अंदर होता है। तो यकृत कार्बोहाइड्रेट का उपापचय से भी संबंधित है। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोसिस, ये सारी क्रिया इसके अंदर ही होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गई इसकी अदर यानी कि अन्य का काम थे। विशेष रूप से पाचन में इसका क्या काम है, तो देखना यकृत के अंदर क्या होता है, यहाँ पर यकृत की पालिकाओं के अंदर पित्त रस का निर्माण होता है। किसका, पित्त रस का। देखना जैसे इस तरह से आपको यकृत दिख रहा है ना, ये इस तरह से, ये चल जा भाई, ये जो यकृत दिख रहा है इस तरह से, ये दो पालियों में बटा हुआ, तो इसकी पालियाँ है ना, यहाँ पर भी पित्त रस का निर्माण होता है, यहाँ पर भी पित्त रस का निर्माण, दोनों पालियों में। फिर ये पित्त रस बन करके इकट्ठा होता है और ये दोनों नलियाँ एक हो जाती है और आगे आकर एक इस तरह से संरचना होती है, उसके अंदर ये पित्तरस आकर के इकट्ठा हो जाए। इस संरचना को पित्ताशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पित्ताशय। तो पित्तरस का निर्माण तो कहाँ होता है, यकृत में यानी कि लीवर में, और इकट्ठा कहाँ पर होता है, पित्ताशय। तो पित्ताशय का काम क्या है, पित्त रस का संचय, पित्त रस का संचय। इससे पहले वाला डायग्राम मैंने ग्रीन कलर का आपको पित्ताशय दिखा दिया था। ओके, अगर जिसने नहीं देखा वीडियो को पीछे लेकर के देख लो, पित्ताशय का दिख रहा है आपको, है ना। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, और पित्त रस का संचय कहाँ होता है, पित्ताशय में। फिर क्या होता है, ये नली इस तरह से आ रही है, तो इस तरह से पित्त रस यहाँ पे स्टोर है। अब जब भी जरूरत होगी इस तरह से इस नली के जरिए पित्त रस जो है आगे भेज दिया जाएगा। आगे देखना, यहाँ पर आपका आमाशय होता है इस साइड में, ये रहा आमाशय, और आमाशय का अगला हिस्सा कौन सा, ये ग्रहणी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रंथि भी बताई थी आपको, जैसे अलग कलर से करें, ये ग्रंथि कौन सी है आपकी, अग्न्याशय ग्रंथि।
तो इधर से तो अग्न्याशय ग्रंथि आ रही है, अग्न्याशय रस बन के आ रहा है, इधर से पित्त रस बन के आ रहा है और आगे जाकर ये दोनों नलियाँ एक हो जाती है और इधर क्या हो जाता है, अग्न्याशय रस और पित्त रस मिक्स हो जाता है और वो रस आकर के इस हिस्से में आकर के ग्रहणी में मिलता है। तो ये ग्रहणी के अंदर सारे के सारे रस मिक्स हो जाते हैं ना। तो ग्रहणी के अंदर इधर से तो क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, अग्न्याशय रस, इधर से पित्त रस और इधर से अग्न्याशय पित्त रस मिक्स होकर के आते हैं और भोजन में मिल जाते हैं और भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो या आपको आमाशय भी दिखाई दे रहा है और आपको यकृत भी दिखाई दे रहा है। तो एक बात समझ में आ गई, पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, पित्त रस का निर्माण जो होता है दोस्तों ये यकृत के अंदर होता है। तो बात करते हैं पित्त रस। ओके, पित्त रस, पित्त रस के बारे में आपको याद रखना है, ये मिथ्या पाचक रस है। कैसा है, मिथ्या या आभासी पाचक रस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आभासी पाचक रस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्ण पाचक रस किसको कहा जाता है, अग्न्याशय रस को। अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। लेकिन पित्त रस जो होता है वो इनका पाचन नहीं करता है, ना तो कार्बोहाइड्रेट का करता है और ना ही आपका जो है प्रोटीन का करता है। इस वजह से इसको मिथ्या पाचक रस कहते हैं। तो क्या फैट का डाइजेशन करता है, फैट का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, ऐसा नहीं है, ये वसा का पाचन भी नहीं करता। तो काम क्या आ रहा है, ये वसा का पाइसीकरण कर देता है। अब क्या होता है पाइसीकरण, ये तो समझते हैं, ध्यान रखना आपके भाई ये पाचक नहीं करता है, मिथ्या पाचक रस है। इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती है, जैसे एक तो हो सकता है पित्त वर्णक। पित्त रस में क्या क्या होता है, एक तो होते हैं पित्त लवण और एक होते हैं पित्त वर्णक। तो पित्त वर्णक और पित्त लवण, पित्त वर्णक। ओके, पित्त वर्णक कौन से होते हैं, तो पित्त वर्णक देखना दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है पित्त वर्णक बिलीरुबिन। क्या होता है, बिलीरुबिन। और एक होता है पित्त वर्णक बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। अब ध्यान रखना बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या होते हैं, तो पित्त रस के अंदर दो वर्णक पाए जाते हैं, उनको अपन बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहते हैं। देखना है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का क्या होता है, ये दोनों ही जो है ये मल मूत्र के साथ उत्सर्जित होते हैं। किसके साथ, मल मूत्र के साथ। ओके, तो इतना तो समझ में आ रहा है, मल मूत्र के साथ तो पीला रंग के होते हैं ये वर्णक। वर्णक का मतलब रंग, कलर है ना, तो ये वर्णक किस रंग के होते हैं, पीले हरे कलर के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये वर्णकों की बात होगी। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो पित्त रस के पित्त वर्णक है इनका उत्सर्जन मल मूत्र के साथ नहीं होता है और ये शरीर में ही जमा होना शुरू हो जाते हैं। शरीर में जमा होंगे तो हमारे शरीर के अंदर इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो फिर कौन सा रोग हो जाएगा, पीलिया। समझ में आ गया, पीलिया जॉन्डिस। तो पीलिया क्या क्यों होता है, शरीर में इन वर्णकों के बढ़ने की वजह से। कौन से वर्णक, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ओके, और नॉर्मल ये निकलते रहते हैं मलमूत्र के साथ। अगर ये शरीर में जमा हो रहे हैं तो मलमूत्र के साथ नहीं निकलेंगे। तो आप देखना कि आपके मल का जो रंग है पीलिया रोग के अंदर, वो पीला नहीं रहेगा बल्कि हल्का सफ़ेद हो जाएगा, पीलापन उसका घट जाएगा और मूत्र अधिक पीला हो जाएगा। इसी के साथ ही जो ये वर्णक है ये आपकी आंखों में जमा हो जाते हैं, तो आंखों के अंदर भी आपको पीलापन नजर आएगा। नाखून में पीलापन और त्वचा में जमा हो जाएगा, त्वचा में भी पीलापन। तो पीले रोग में पीलिया रोग में पीले पीले क्यों हो जाते हैं, इन वर्णकों के कारण। कौन सा वर्णक, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो किसका हिस्सा है, पित्त रस का हिस्सा है। दूसरी अपन बात कर रहे थे, चलो इनको तो हटा देते हैं। दूसरी अपन किसकी बात कर रहे थे, पित्त लवण की बात। तो देखना दोस्तों, जो पित्त लवण होते हैं ये पित्त लवण भी आपको दो तरह से ध्यान रखने। पित्त लवण दो तरह से हो सकते हैं। एक तो होते हैं पित्त लवण अकार्बनिक पित्त लवण, अकार्बनिक पित्त लवण यानी कि इनऑर्गेनिक, और दूसरे होते हैं कार्बनिक पित्त लवण। कैसे, कार्बनिक पित्त लवण, अकार्बनिक और कार्बनिक। जो अकार्बनिक है देखना, ये अकार्बनिक क्या है, बाइकार्बोनेट आयन। कौन है ऐसा, ये बाइकार्बोनेट आयन। ये क्या करता है, ये बाइकार्बोनेट आयन माध्यम को क्षारीय बनाता है, यानी क्षारीयता प्रदान करता है। क्षारीयता देना, माध्यम को कैसा बनाता है, क्षारीयता। माध्यम को क्षारीयता देना किसका काम है, अकार्बनिक पित्त लवण बाइकार्बोनेट का काम है। कार्बनिक पित्त लवण कौन सा होता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कार्बनिक पित्त लवण होता है सोडियम टोरोकोलेट। कौन सा होता है, सोडियम टोरोकोलेट। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। कार्बनिक पित्त लवण कौन सा होता है, सोडियम टोरोकोलेट। ये सोडियम टोरोकोलेट क्या काम करता है, ये सोडियम टोरोकोलेट जो होता है ये वसा का पाइसीकरण करता है। क्या करता है, पाइसीकरण। पाइसीकरण का मतलब इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण। अब सवाल आता है, पहले तो सवाल आ गया वसा ही क्या है, फैट क्या है। तो देखना जो आप घी तेल इस तरह से देख रहे हो ना, फैट वाली चीज़ें, वो फैट, वो वसा फैट है। ओके, चर्बी वगैरह ये फैट है। और इसका पाइसीकरण, पाइसीकरण का मतलब क्या है, वसा जो होती है इसका डायरेक्ट डाइजेशन नहीं होता, सीधा पाचन नहीं होता। ये वसा की बड़ी बड़ी बूंदें होती है। इन वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को ये जो पित्त लवण है ये छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पाइसीकरण। समझ में आएगा, कितना ईजी है। वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना पाइसीकरण कहलाता है। ये पाइसीकरण कौन करता है, सोडियम टोरोकोलेट, जो कि एक कार्बनिक लवण है। किसका, पित्त लवण का। पित्त लवण किसका, पित्त रस का। समझना बात को। पित्त रस को क्या कहते हैं, मिथ्या पाचक रस। पित्त रस को मिथ्या पाचक रस कहते हैं। क्यों,
क्योंकि ये किसी भी तरह से पाचन नहीं कर रहा, ना तो कार्बोहाइड्रेट को पचाया, ना प्रोटीन को पचाया, सोच रहे होंगे वसा को पचा लेगा, और आज जब वसा की बारी आई तो देख लिया इसको भी नहीं पचाया। तो इसके साथ क्या किया इसने, सिर्फ इसका पाइसीकरण कर दिया। सीधा सा फंडा ध्यान में रखना है, ये केवल और केवल वसा का पाइसीकरण करता है, ओके, और कुछ भी लॉजिक नहीं है। हाँ, पित्त रस किससे किससे बना होता है, तो ये ध्यान रख सकते हो, पित्त लवण और पित्त वर्णक से। पित्त वर्णक कौन से होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन बिलिवर्डिन मलमूत्र के साथ उत्सर्जित होते हैं और मात्रा बढ़ जाए तो पीलिया रोग हो जाता है। पित्त लवण दो तरह से होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक, और ये जो होते हैं बाइकार्बोनेट अकार्बनिक लवण है जो माध्यम को क्षारीयता देते हैं। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ का माध्यम कैसा होगा, आंतों का क्षारीय होगा, क्यों, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन है, पित्त लवण है, इसकी वजह से। और कार्बनिक लवण में सोडियम टोरोकोलेट जो वसा का पाइसीकरण करता है, और पाइसीकरण का मतलब वसा की बड़ी बूंदिकाओं को छोटी बूंदिकाओं के रूप में तोड़ना। ये हो गया दोस्तों आपका यकृत। यकृत हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं। यकृत के बाद हमको क्या पढ़ना है, आगे की क्लास में अपन को पढ़ना है अब पाचक, अगली जो पाचक ग्रंथि यकृत के बाद जो बच रही थी, कौन सी, आंतरिक ग्रंथि। तो इन आंतरिक ग्रंथियों को भी देख लेते हैं। आंतरिक ग्रंथियाँ, यकृत की बात होगी, यकृत के बाद आंतरिक ग्रंथियाँ जो आंतों के अंदर पाई जाती है। तो आंतों के अंदर कौन सी ग्रंथियाँ होती है, तो देखना, एक दिन तो मैंने बताया था ब्रूनर ग्रंथि, जिस दिन मैं हिस्टोलॉजी पढ़ा रहा था, आहार नाल की ओत्तिकी पढ़ा रहा था, उसमें ब्रूनर ग्रंथि बताई थी। तो ब्रूनर ग्रंथि तो एक हो गई। दूसरी जो आंत के अंदर विलाई और माइक्रो विलाई बताए थे मैंने आपको, तो जो विलाई होते हैं, दो विलाई के बीच में इस तरह से दरार होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लीबर कोहन, यानी कि लीबर कोहन की दरार, जो भी एक ग्रंथि की तरह काम करती है। सुनना, जैसे आंत के सबसे अंदर की परत होती है, इस तरह से आपको उसमें उबार नजर आते हैं ना, इस तरह से, या आंत के अंदर, जिनको अपन ने क्या बोल दिया था, विलाई बोल दिया था। तो इन विलाई के बीच में इस तरह से दरारें पाई जाती है, और ये इनको क्या कहते हैं, लीबर कुहन की दरार। क्या कहते हैं, लीबर कुहन की दरार, लीबर कुहन की दरार, ओके। इसी तरह से आंतों के अंदर जो आद्य श्लेष्मिका लेयर है, उसमें ग्रंथि पाई जाती है, ब्रूनर ग्रंथि। कौन सी, ब्रूनर ग्रंथि, जो विशेष रूप से ग्रहणी में पाई जाती है। किसमें, ग्रहणी में। ग्रहणी के सब म्यूकोसा लेयर में या आद्य श्लेष्मिका लेयर में ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है। और आपको ध्यान रखना है कि विलय के बीच में जो दरार होती है, उसको क्या कहते हैं, लीबर कोहन की दरार, यहाँ से एंजाइम निकलते हैं। तो आंतरिक ग्रंथियों में क्या पढ़ना है, कोई भारी चीज़ पढ़नी है क्या, नहीं, सिंपल सा ये कि आंतरिक ग्रंथियाँ किससे किससे मिलकर बनी है। एक तो ये मिलकर बनी है ब्रूनर ग्रंथि, जलीय अंश स्रावित करती है। हमारे भोजन का डाइजेशन करने के लिए, पाचन करने के लिए जलीय अंश कौन निकालती है, ये ब्रूनर ग्रंथि। उसके बाद देखना लीबर कोहन की दरार, तो इसमें अलग अलग कोशिकाएं होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, लेकिन मैं सारे नाम आपको नहीं बता रहा, क्योंकि आपको पीएचडी थोड़ी करनी है, आपको तो बस एग्जाम पास करना। तो एग्जाम में आने लायक नाम बता रहा हूँ, ये नाम आप सीधा रट लेना और ध्यान रखना कि कौन सी क्या निकलता है। तो इस लीबर कोहन की दरार में गोबलेट सेल्स हो सकती है, गोबलेट सेल, जिनको हिंदी में चषक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, चषक कोशिका। गोबलेट सेल को हिंदी में चषक कोशिका कहा जाता है। इनसे क्या निकलता है, गोबलेट सेल से, तो इनसे जो होता है श्लेष्मा निकलता है। चषक कोशिकाओं से या गोबलेट सेल से क्या निकलता है, श्लेष्मा। श्लेष्मा मैंने बताया था ना, चिपचिपा पदार्थ, जैसे हमारा थूक है, तो ये भी चिपचिपा सा होता है, क्योंकि इसमें श्लेष्मा होता है, ओके। जो जुकाम के टाइम पे जो आपका नाक से श्लेष्मा निकलता है, ये भी एक तरह से श्लेष्मा, ये चिपचिपा सा होता है ना, ध्यान रखना। तो ये श्लेष्मा, इस तरह से आंतों में भी श्लेष्मा निकलता है, श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये कहाँ से निकलता है, गोबलेट सेल या चषक कोशिकाओं से। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो लिबर कोहन की दरार में और कौन सी कोशिका थी, एक आपको पेनेत कोशिका ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, पेनेत कोशिका से क्या निकल रहा है, पेनेत कोशिका से आपका लाइसोजाइम निकलता है। क्या निकलता है, लाइसोजाइम, ओके। एक और कोशिका है पाचक कोशिका, जिससे विभिन्न पाचक एंजाइम निकलेंगे। तो इससे तो क्या निकलेंगे, पाचक एंजाइम, जो भोजन को पचाएंगे, पाचक एंजाइम, ओके। ये पेनेत कोशिका, पेनेत कोशिका से क्या निकलेगा, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ओके, जाइम। अब ध्यान रखना, मैं लाइसोजाइम में क्यों बता रहा हूँ, देखना, तीसरी बार बात कर रहा हूँ मैं लाइसोजाइम में। पहली बार बताया था कि हमारी लार के अंदर लाइसोजाइम पाया जाता है, जो प्रतिजीवाणु होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इसी दिन दूसरी बार बताया था कि हमारे आंसुओं के अंदर लाइसोजाइम होता है, एंजाइम, जो आंखों के अंदर अगर बैक्टीरिया वगैरह आ जाए तो उनको, उनकी वृद्धि को रोकता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो आंखों के आंसू के अंदर भी लाइसोजाइम होता है। आज तीसरी बार बता रहा हूँ, आंतों के अंदर भी पेनेत कोशिकाओं से क्या निकलता है, लाइसोजाइम। और आंत के अंदर भोजन में अगर कोई बैक्टीरिया बच भी गया, रह गया, तो उस बैक्टीरिया की वृद्धि को ये रोक देगा। लाइसोजाइम जो होता है, ये प्रतिजीवाण्विक होता है, प्रतिजीवाण्विक, यानी कि एंटी बैक्टीरियल होता है, ओके। ये पाचक कोशिका से क्या निकलेगा, एंजाइम, डाइजेस्टिव सेल से एंजाइम निकलेगा। इसके अलावा एंटेरोसाइड सेल्स और होती है, और आपकी अर्जेंटाफिन सेल्स और होती है। तो इनसे भी अलग अलग पदार्थ निकलते हैं, लेकिन अपने को इतना डिटेल में नहीं जानना, अपने को उनसे कोई मतलब नहीं, अपने को सीधा क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो ये रहे आपके क्वेश्चन और ये रहे इनके आंसर। ब्रूनर ग्रंथि, जलीय अंश और श्लेष्मा भी निकलता है, ब्रूनर ग्रंथि से देख सकते हो, यहाँ से भी श्लेष्मा निकलता है, ओके। श्लेष्मा तो आंतों में सब जगह निकलेगा, तभी तो भोजन। अब ये श्लेष्मा काम क्या करता है, भोजन पच रहा है तो भोजन के कारण बिखर ना जाए, उस वजह से उनको चिपकाए रखने के लिए श्लेष्मा निकलता है, ओके। आप भोजन करते कैसा हो और जो मल होता है वो कैसा होता है, तो भोजन की तुलना में मल तो बिल्कुल एक होता है, एक पदार्थ होता है, संगठित पदार्थ होता है। क्यों, क्योंकि श्लेष्मा की मात्रा की वजह से सारे कण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ओके। तो ये हो गई आपकी पाचक ग्रंथियाँ। आपको ये पाचक ग्रंथियों वाला चैप्टर कैसा लगा, अच्छा लगा। अब पाचक ग्रंथियों पढ़ने के बाद हमको क्या पढ़ना होगा, पाचन की क्रियाविधि। ये जो पाचन की क्रियाविधि है, ये पाचन की क्रियाविधि में अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं आज एक स्टेप इसका बता देता हूँ और कल से फिर स्टार्ट करता हूँ तो कड़ी टूट जाएगी, फिर मजा से नहीं आएगा।
तो अगली क्लास में अपन पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे, यानी किस तरह से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचा रहा है, कैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कैसे वसा का पाचन होता है। ये पाचन की क्रियाविधि जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद कुछ बीमारियां पढ़ लेंगे पाचन तंत्र से संबंधित, और ये पाचन वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।